हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआई एंड एसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, है ना। ये भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है हमारा ये वाला चैप्टर, है ना। तो इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से हमारा क्या मतलब है, तो देखो, इट इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ मेटालिक रॉड ड्यू टू इट्स मोशन अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बेसिकली हमारा ये अगर कंडक्टर है, मेटालिक रॉड है, तो अगर ये हमारा क्या कर रहा है, मान लो की बात है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड की तरफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो इसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, उस ईएमएफ को हम कहते हैं क्या, हमारा मोशनल ईएमएफ, है ना। इसके मूव करने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो इट इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ मेटालिक रॉड। ये अगर हमारी मेटालिक रॉड है तो इसके टू एंड्स के बीच में हमारा ईएमएफ के इंड्यूस हो जाने को, है ना, ड्यू टू इट्स मोशन अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इट्स मोशन अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस में मोशन करने को, जब हमारा मोशन करने से जब इसके मतलब इसके दो एंड्स के बीच में क्या हो जाए, वो हो जाए हमारा क्या, ईएमएफ डेवलप हो जाए, इंड्यूस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, मोशनल ईएमएफ, है ना। मोशन करने की वजह से जो ईएमएफ डेवलप होता है उसको मोशनल ईएमएफ। मोशन किसके अक्रॉस, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम मोशनल ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो पार्ट्स है। पहला पार्ट सबसे पहले करते हैं, क्या बोला है, अ 60 ओम रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सप्लाई जनरेटिंग एन ईएमएफ। तो हम सर्किट बना लेते हैं। अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है, फिर उसके बाद ये हमारा कैपेसिटर है, कुछ इस तरीके से हमारा एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरीके से एसी सोर्स कितना है, E बराबर 300 साइन 500t वोल्ट, ठीक है। अब ये हमारा कितना है, ये हमारा 60 ओम, ठीक है। ये हमारा कितना है 1H यानी कि 1 हेनरी, ये हमारा है 4 μF, ओके। हमारा ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड इन सीरीज टू अप्लाई कैलकुलेट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी कि Z हम लोग को फाइंड करना है। Z हमारा क्या होता है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, तो XL माइनस XC, उसके लिए मैं XL और XC फाइंड करना पड़ेगा। XL क्या होता है, XL होता है हमारा बेसिकली ओमेगा L। ओमेगा L मतलब ओमेगा होता है हमारा क्या, ये हमारा ओमेगा T होता है, ये हमारा ओमेगा T है। तो इसमें ओमेगा कितना आ रहा है 500, तो 500 इंटू L कितना है हमारा 1 इंटू 1, तो हमारा कितना आ गया XL 500 ओम्स, है ना, ओम में आता है, ठीक है। तो XC हमारा कितना आ जाएगा, XC होता है हमारा 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा C मतलब 1 अपॉन 500 इंटू 4 μF, 4 μF यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली, इसको हम लिखेंगे 500 इंटू 4, ये बन जाएगा 2000, ठीक है। 2000 नीचे बन गया और ऊपर क्या बन जाएगा 10⁻6। 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 0 गए, 3 0 गए, 2 से ये जाएगा 500 आ जाएगा, तो 500 ये आ गया फाइनल आंसर, है 500 ओम इसका भी आ गया। अच्छा, तो हम लोगों का बेसिकली एक्सएल भी 500 आ गया, एक्सी भी 500 आ गया, तो जेड हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 500 माइनस 500 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं आर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर के स्क्वायर का अंडर रूट बेसिकली आर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा जेड कितना आ गया 60 ओम, यानी इंपीडेंस हमारा आ गया 60 ओम। फिर पूछा है पीक वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अच्छा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, हमें पीक वैल्यू ऑफ इसकी देखो, ये पीक वैल्यू गिवन है किसकी, ईएमएफ की। तो ईएमएफ की पीक ई, अगर ई पीक हम लोग लिखें, ई की पीक अगर हम लोग लिखें तो वो कितनी है हमारी 300, और आई की पीक कितनी आ जाएगी, आई हमारा क्या होता है, आई होता है हमारा V बाय आर, या फिर हम कह सकते हैं ई पीक बाय आर। आर हम लोग का बेसिकली आर यानी कि इंपीडेंस, हम लोग इसमें इंपीडेंस है ना। तो ई पीक कितना हो गया हमारा 300, इंपीडेंस यानी कि जेड हमारा क्या हो जाएगा 60, तो हमारा ये कितना करंट आ जाएगा 5 एम्पियर पीक करंट, ठीक है। फिर बात आती है फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज और हमारे इसके बीच में, सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोगों को क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फेज डिफरेंस। अच्छा, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस यानी कि tan फाई हमारा हो जाएगा XL माइनस XC बाय आर। अच्छा, तो XL माइनस XC यानी कि 500 माइनस 500 बाय आर, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारा tan बाय 0 यानी कि पाई हमारा कितना जाएगा 0। तो हम लोगों का बेसिकली फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 0। तो फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री, ठीक है। फेज डिफरेंस हमारा 0 डिग्री आ रहा है। तो पहला और वाला पार्ट हो गया कुछ इस तरीके से। सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कहता है, एसी जनरेटर जनरेट्स एन ईएमएफ किससे गिवन है, E बराबर 311 साइन 240 पाई टी वोल्ट्स। अच्छा, सबसे पहले पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो 240 पाई हमारा ओमेगा होता है, तो हमारा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा 240 पाई
बराबर 2 पाई एफ। तो हमारा पाई से पाई जाएगा, 2 से ए जाएगा, एफ हमारे कितना आ जाएगा 120 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 120 हर्ट्ज। फिर पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। पीक वैल्यू कितनी है 311। तो आरएमएस ई आरएमएस होता है हमारा बेसिकली क्या, ई आरएमएस बराबर ई पीक बाय √2। तो ई पीक कितना है 311 बाय √2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 311 डिवाइड बाय √2 है ना। तो √2 विल बी हमारा है ना, एक सेकेंड, √2 विल बी कितना, एक सेकेंड, क्या 311 डिवाइड बाय √2 है ना। हाँ 311 डिवाइड बाय √2 कितना है 219.9 है ना। ये आ रहा है हमारा कितना 219.91 है ना। तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, ये 220 वोल्ट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर बी पार्ट क्या है, प्राइमरी कॉइल हैज 60 टर्न्स। अच्छा 60 टर्न्स यानी प्राइमरी कॉइल में 60 टर्न्स है। ओके, हम लोगों को और क्या बोला है, वेयर एज इट्स सेकेंडरी कॉइल इज 3000 टर्न्स। एनएस कितना है हम लोगों का 3000 टर्न्स है। अच्छा है ना, 3000 टर्न्स है। फिर पूछा है हमसे क्या, इफ 220 AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल। हम लोगों को प्राइमरी कॉइल का ईपी गिवन है 220 वोल्ट्स। ओके, और हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, और ईएस हमसे पूछा है, ईएस हमसे पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ईएस बाय ईपी बराबर एनएस बाय एनपी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ईएस कितना आ जाएगा, ईएस बाय ईपी, ईपी आने की 220, एनएस कितना है हमारा 3000 बाय 60। तो ये जाएगा 50 टाइम्स। तो हमारा ईएस कितना आ जाएगा, ईएस आ जाएगा 220 इंटू 50, 220 इंटू 50 यानी कि 22 5 110 ये, और 20 वोल्ट, यानी कि हमारा ईएस कितना आ गया, ईएस आ गया इसकी 11 किलो वोल्ट। 11 किलो वोल्ट आ गया हमारा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या पूछा, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल। अच्छा हम लोगों से आई प्राइमरी गिवन है, आई प्राइमरी गिवन है कितना 5 एम्पियर। ओके, और हाउ मच करंट विल फ्लो इन लोड इन द सेकेंडरी कॉइल, स्टेट द अजम्पशन यू हैव मेड रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस कैलकुलेशन। देखो हम इसमें अजम्पशन ये मानते हैं, अजम्पशन हम लोग की है कि पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, यानी कि हम लोगों का ये हम लोगों का आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट। ठीक है, तो पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे क्या, ईपी इंटू आईपी बराबर ईएस इंटू आईएस। अब ईपी हमारा कितना था, ईपी हम लोग का था 220 है ना, आईपी हमारा 5 है, ईएस हमारा कितना है 11000 और आईएस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कितना आ जाएगा, 0 से ये 0 गया, 22 से ये गया कितना 5 टाइम्स 50। तो आईएस हमारा कितना आ जाएगा, आईएस हमारा आ जाएगा बेसिकली 5/50, 5/50 यानी कि 1/10 यानी कि सिंपली 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन अ मोबाइल फोन चार्जर। अब मोबाइल फोन चार्जर में कौन सा टाइप है भाई, मोबाइल फोन चार्जर को इतने हमारे वोल्टेज की जरूरत नहीं होती, तो हम बेसिकली मोबाइल फोन चार्जर को कम वोल्टेज की जरूरत होती है, कम वोल्टेज की जरूरत होती है, हमारे पास आता है बहुत ज्यादा से बहुत कम में, किसके यूज करते हैं, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ना। मोबाइल चार्जर को इतने वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है, जबकि हमारे घर पे या फिर हमारे जो आता है घर पे कितना आता है, ओवरऑल बहुत ज्यादा इतना वोल्टेज आता है कि वो मोबाइल चार्जर जितना रिक्वायर करता है उससे ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को गिराना पड़ता है। वोल्टेज गिराएगा कौन, हमारा मोबाइल चार्जर, कितना, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की वजह से है ना। तो हमारा मोबाइल चार्जर में क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फिर हमसे पूछा है व्हाई इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड नॉट ऑफ स्टील। हम लोग का कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, कोर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन से क्यों बना होता है, स्टील से क्यों नहीं बना होता है। तो हमारा बेसिकली जो सॉफ्ट आयरन से अगर बनाएंगे तो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो कम होगा। टू मिनिमाइज अगर हम सॉफ्ट आयरन से बनाएंगे तो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा क्या, मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमाइज हो जाएगा अगर हम सॉफ्ट आयरन से बनाएंगे है ना, कॉपर से नहीं बनाएंगे, सॉरी स्टील से नहीं बनाएंगे तो। ठीक है, हमारा सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर देगा। ठीक है,
फोर पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं बेसिकली और करके। सबसे पहला पार्ट करते हैं। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कॉइल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, देखो हम लोग को इंडक्टेंस गिवन है तो इंडक्टेंस ही सिर्फ गिवन है, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सएल। एक्सएल हो जाएगा कितना, ओमेगा एल। ओमेगा एल हम लोग को फाइंड करना है। अब इसमें हम लोगों को क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ तो हम इधर लिख देंगे क्या, 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो 2 पाई एफ, एफ कितना है हमारा 50 हर्ट्ज और एल हम लोग को 100 गिवन है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना है 50 हर्ट्ज इंटू 1। तो ये हमारा फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 है ना, ये हमारा आ रहा है कितना, अरे हाँ 2 इंटू 50 तो 100 ही होता है। तो ये 314 क्या आ रहा है हम लोग का, ओम। 314 ओम आ रहा है हम लोगों का एक्सएल। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इतना आ रहा है। इंपीडेंस पूछा, इंपीडेंस यानी कि जेड। जेड हमारा होता है एक्सएल माइनस एक्सी, लेकिन एक्सी तो है ही नहीं, तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्सएल स्क्वायर यानी कि 314 का स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर हम लोग को कितना गिवन है 400 ओम, तो 400 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब हम 314 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आएगा, क्या आएगा हमारा 98596 है ना, 98596 और प्लस 400 का स्क्वायर इज 160000। अब इसका सम करके अंडर रूट कर देते हैं है ना, प्लस 160000 है ना, और इसका 258596 है ना, 258596 इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 508.52 है ना, कितना आ रहा है 508.52 ओम्स है ना। तो 508.52 ओम आ रहा है हमारा क्या, इंपीडेंस। फिर क्या पूछा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा हमारा जितना भी वो है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। करंट देखो कभी भी अगर हम लोग को ऐसे गिवन हो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और हम लोग को ऐसे साइन वाइन के तरीके से नहीं गिवन, जैसे पिछले क्वेश्चन में कैसे गिवन था, ई साइन है ना, हम लोग को 311 साइन दिस टी है ना, तो उसमें हम लोग का जो ई जो सबसे हम लोग का साइन से पहले लिखा होता है वो हमारा पीक वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा अलग अलग लिख के दे कुछ इस तरीके से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 220 वोल्ट हमारा आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, और जो हमसे अगर करंट पूछा भी जाए कि हमें करंट बताओ तो हमसे आरएमएस वैल्यू पूछता है, हमसे कभी पीक वैल्यू नहीं पूछता है। तो इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, तो आरएमएस करंट पूछा जाता है। तो आरएमएस करंट हो जाएगा हमारा कितना, ई आरएमएस कितना गिवन है 220 वोल्ट डिवाइड बाय इंपीडेंस। इंपीडेंस कितना है 508 सॉरी 0.52, यानी कि 220 डिवाइड बाय 508.52 कितना आ जाएगा, 220 डिवाइड बाय 508.52 ये हमारा आ जाएगा फाइनली 0.4326 एम्पियर है ना, 0.4326 एम्पियर हम लोगों को क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा इन द सर्किट। ठीक है, और फिर अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ड्रॉ अ लेवल्ड ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई, मार्क द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एज एफ नॉट। तो हम लोगों का अगर इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए तो ये हमारा जेड है, ये हमारा एफ है, और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है जेड मिनिमम बराबर क्या, आर के बराबर, और ये हमारा क्या है एफ नॉट है ना। एफ नॉट हमारा क्या वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से मार्क करना था, हम लोगों ने ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, जेड वर्सेस एफ का। ठीक है, तो ये हमारा जेड मिनिमम कितना होता है, आर हमारे रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका, ये ग्राफ बना दिए पड़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ और पे। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहता है व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड डिक्रीजेस फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 0 in 20 milliseconds and EMF of 500 volts is induced in it, what is this phenomena called। अरे इस फिनोमिना में जिसमें सोलेनॉइड में बेसिकली सोलेनॉइड में करंट एकदम से गिरा, करंट एकदम से गिरेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी वजह से EMF इंड्यूस हो जाएगा। EMF इंड्यूस हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे क्या, भाई सोलेनॉइड ने क्या किया, खुद ही का करंट कम किया और खुद ही में उसके EMF इंड्यूस हो गए, तो खुद में ही EMF इंड्यूस हो गया, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमारा बेसिकली फिनोमिना कौन सा फिनोमिना है, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। फिर पूछा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो हमारा बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, ई ईएमएफ बराबर क्या होता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर क्या होता है एल डी आई बाई डी टी है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस हमसे पूछा है, हमसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, हम लोग को ई गिवन है कितना 500 वोल्ट। अच्छा, एल हम लोग से पूछा है डी आई बाई डी टी यानी कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि हमारा करंट कैसे चेंज हुआ है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर क्या है कितनी देर में 20 मिली सेकेंड, यानी कि 20 इंटू 10 की पावर
-3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एल हमारा कितना आ जाएगा, एल हमारा आ जाएगा बेसिकली 500 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये से ये जाएगा 100 टाइम्स, ये 100 हो गया, इस 2 से ये 2 जीरो जाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा 10 की पावर -1, ये से ये जाएगा तो एल हमारा आ जाएगा 200। तो हम लोगों का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ रहा है 200, ठीक है। फिर क्या पूछा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज 5 एम्पियर, कैलकुलेट इट्स पीक वैल्यू। अच्छा, अगर हम देखो पीक हमारा क्या था, पीक बराबर होता है पीक बाय √2 हमारा होता है आरएमएस, पीक बाय √2 होता है हमारा आरएमएस। अब हमें क्या बोला है, आरएमएस गिवन है, पीक पूछा है, तो पीक क्या हो जाएगा, पीक हो जाएगा हमारा आरएमएस √2, ठीक है। तो पीक वैल्यू क्या पूछिए, पीक वैल्यू अगर आरएमएस 5 है तो पीक वैल्यू हमारी आ जाएगी किसकी, आई पीक विल बी 5√2, 5√2 यानी कि 5 इंटू 1.414, तो 5 इंटू 1.414 1.414, ठीक है। तो ये हमारा कितना आता है, ये हमारा 7.07, ये हमारा आ रहा है 7.07 एम्पियर्स, है ना। पीक करंट कितना है 7.07 एम्पियर्स, ठीक है। फिर पूछा स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट करंट एंड एन अल्टरनेटिंग करंट। भाई डायरेक्ट करंट में क्या होता है, हमारी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, और हमारी अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम, है ना। तो हमारी डायरेक्ट करंट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है इट इज कांस्टेंट विद टाइम, एंड अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 क्या कहता है, फिगर बिलो शोज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन व्हाई करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन दैट इन प्राइमरी कॉइल। ध्यान से देखो, तो प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल में हमारे कम नंबर ऑफ टर्न्स है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो हमारा रेशियो क्या होता है, NP/NS बराबर EP बाई ES, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, NP अगर NS से बड़ा है तो अगर हम क्या करें, NP/NS ऐसे लिखें, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन है ना और ये इसके बराबर है तो हमारा EP/ES इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, EP ग्रेटर देन ES। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर था तो हमने इसको ऐसे लिखा, फिर ये तो हमारा सेम ही रहेगा, फिर EP ग्रेटर देन ES आ गया। अब हमारे पास बात आती है कि हमारा जो ये होता है क्या, IP हमारा पावर इनपुट बराबर पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, है ना, ये होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, EP/IP बराबर ES/IS, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं EP/ES बराबर IS/IP, ठीक है। हमारा EP/ES क्या आ रहा था, EP/ES अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा बेसिकली IS/IP क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, IS ग्रेटर देन IP। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, सेकंड वाले जो इसमें है, सेकंड वाले हमारे मतलब पार्ट में, सेकेंडरी कॉइल में, उसमें हमारा जो करंट है वो IP से, मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट से ज्यादा है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। इजी पार्ट था, बहुत इजी था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट करते हैं, क्या कहता है, हम लोगों को कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया है, ऐसे हम लोगों का B है, मूव कर रहा है, ये हम लोगों का B है इनसाइड, है ना। इनसाइड हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लेंथ है कितनी L, इसकी लेंथ है L, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और B की वैल्यू कितनी गिवन है, B की वैल्यू हमें गिवन है 1/pi टेस्ला, ठीक है, 1/pi टेस्ला। और हम लोगों को L की वैल्यू कितनी गिवन है, L हमारा कितना है, L हम लोग गिवन है 3 मीटर्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है, पूछ रहा है कि फिगर शोज अ मेटालिक रॉड Mn, ये हमारी एक मेटालिक रॉड Mn है, ठीक है, ऑफ लेंथ L बराबर 3 मीटर, मूविंग इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B बराबर 1/pi टेस्ला व्हिच इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। तो इसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ दिस पेपर है, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ द रॉड चेंजेस विद टाइम एज, अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हम लोग का क्या है, देखो पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रहा है, x बराबर पाई टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी हमारा कितना आ जाएगा, dx/dt यानी कि इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये हमारा आ जाएगा पाई, है ना, पाई आ जाएगा।
बचेगा। तो क्योंकि हमारा टी गायब हो जाएगा ना, इसको अगर हम इसको पाई हमारा कांस्टेंट है तो हमारा सिर्फ पाई बचेगा। ठीक है, तो v हमारा कितना आ गया, v वेलोसिटी कितनी आ गई, पाई, हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि व्हेन वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड देन कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ डेवलप्ड इन द रॉड। तो मोशनल ईएमएफ होता है हमारा कितना, मोशनल ईएमएफ होता है हमारा E बराबर कितना, BLV, बल्ब, मुझे ऐसे याद है बल्ब है ना करके, तो BLV होता है। अब B हम लोगों को पता है 1 बाय पाई, तो E हमारा कितना है 1 बाय पाई, L हमारा कितना है 3 और B हमारा कितना है पाई। तो पाई से पाई कटेगा, हमारे पास E कितना आ जाएगा 3 वोल्ट्स। तो हम लोगों का मोशनल ईएमएफ कितना आ रहा है 3 वोल्ट्स। ठीक है, फिर हमसे पूछा है नेम द लॉ यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखो, हम इसमें यूज करते हैं हमेशा, देखो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट है इसमें हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। अब हमारा ये है, ये हमारा थंब डिनोट करता है कि जहां पे हमारा मोशन ऑफ द कंडक्टर है, मोशन ऑफ द कंडक्टर किधर है, हमारा ये 4 फिंगर फर्स्ट फिंगर डिनोट करती है कि हमारा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और हमारी ये सेंट्रल फिंगर है ना डिनोट करती है कि हमारा बेसिकली वो कहां पर है, उसको क्या करंट की डायरेक्शन या फिर ईएमएफ हमारा किधर है। ठीक है, तो अब हम इसको रखते हैं, थंब को रखते हैं मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमारा मोशन ऑफ द कंडक्टर इधर है, ये हमारा ऊपर है। अगर हमारा ये इधर है, ये ऊपर है, ऊपर है मतलब हमारा ये जो है, सॉरी ऊपर नहीं है, ये अंदर की तरफ है। ऐसे कैसे, रुक जाओ एक सेकंड, ऐसे है ये है ना इधर, और ये ऐसे, हाँ अब सही आ रहा है, नहीं ऐसे, हाँ अब सही आ रहा है। ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये हमारा कैसे है मोशन ऑफ द कंडक्टर इधर को, मोशन ऑफ द कंडक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली सेंट्रल फिंगर कैसे आ रही, ऊपर की तरफ, सेंट्रल फिंगर आ रही ऊपर की तरफ। इसका मतलब हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, करंट फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, ऐसे करंट फ्लो करेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऊपर हम लोग का पक्की बात है कि हमारा बैटरी ये कुछ ऐसा सा होगा, कैसा सा होगा, ऐसा हम लोग का बैटरी का टर्मिनल इधर होगा, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा उसका कुछ ना कुछ जो बैटरी बनी होगी प्लस टर्मिनल ऐसा होगा, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ से होगा, कुछ इस तरीके से। तभी तो हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, तभी तो हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा जब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ में पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ आया है ना। तो हम लोगों ने ऐसे 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 करके क्या कर लिया, हम लोगों ने अपना वो ऊपर की तरफ हमारा करंट आ रहा है, तो ऊपर की तरफ करंट आ रहा है तो हमारा प्लस जो होगा ऊपर की तरफ होगा, नेगेटिव जो होगा नीचे की तरफ होगा, ऐसे हमने पता कर लिया। और हम लोगों ने किस रूल का यूज किया, हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर पूछा हमसे क्या बी पार्ट में, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड डिक्रीजेस फ्रॉम 15 एम्पीयर टू 0 in 0.2 seconds and EMF of 30 volt is induced in it, calculate the coefficient of self inductance of the solenoid। सेम क्वेश्चन फिर से, E बराबर हमारा क्या होता है L di by dt, L di by dt। तो E हम लोग का कितना है, E हम लोग को 30 वोल्ट गिवन है। ठीक है, L हम लोगों को फाइंड करना है, di by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है हमारा 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 0.2। तो हमारा L कितना आ जाएगा 30 इंटू 0.2 है ना, 30 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 15, तो ये आ जाएगा 2। तो हमारा आ जाएगा 0.4 हेनरी है ना, हम लोगों का L कितना आ रहा है 0.4 हेनरी, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस पार्ट का। अब इसका और पार्ट भी कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमें गिवन है क्या, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई कितना गिवन है 5 sin 314 t volt। अच्छा, is applied to a circuit containing a resistor connected in series with an unknown component x। मतलब इसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लगा रखा है कि रेजिस्टर है एक और एक अननोन कंपोनेंट x है। ठीक है, ये अननोन कंपोनेंट x है और हमने यहाँ क्या कर रखा है, बैटरी लगा रखी है ऐसे, हमारी एसी बैटरी। ठीक है, ये इसका ईएमएफ ई है कुछ इस तरीके से। ये हमारा कितना है, सप्लाई टू अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अननोन कंपोनेंट एक्स, द करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी, करंट कितना है हमारा, बेसिकली करंट आ रहा है हमारा 3 sin 314 t माइनस 5/3 वोल्ट्स। ठीक है, कुछ इस एम्पियर, सॉरी वोल्ट्स नहीं एम्पियर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर पूछा आइडेंटिफाई द कंपोनेंट x, x हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ध्यान से देखो, हमारा जो I है वो लैग कर रहा है, मतलब हमारा E जो है वो लीड कर रहा है, E लीड कर रहा है किससे, π/3 से। हमारा I जो है, E का अगर फेज जो भी है, फेज जो भी होगा, हमारा I जो होगा वो क्या है, उसके फेज से π/3 पीछे है। हमारा I जो है वो π/3 क्या है, हमारे E से पीछे। तो I लैग किस पे करता है, I जो है हमारा E से लैग कर रहा है, तो I हमारा लैग कर रहा है E से। तो हमारा पक्की बात है कि यहाँ पर हमारा इंडक्टिव वाला पार्ट होगा, यानी कि हमारा अब रेजिस्टेंस तो इंडक्टिव हो नहीं सकता, तो x हमारा क्या होगा, x हमारा पक्की बात है क्या होगा, x हमारा इंडक्टर होगा,
क्या होगा, हमारा कंपोनेंट एक्स जो है वो इंडक्टर होगा, क्योंकि हमारा उसी केस में क्या होता है, आई जो होता है वो हमारे ई से लैग करता है ना, ये आई जो ई से लैग कर रहा है वो किसमें करता है, हमारे इंडक्टर में, और आई लीड करता है इंडक्टर, आई लीड करता है हमारे ईएमएफ से किसमें, हमारे कैपेसिटर में, ठीक है। तो कंपोनेंट एक्स हमारा हो जाएगा इंडक्टर, ठीक है। फिर बी पार्ट पूछा कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो हमें आई आरएमएस फाइंड करना है। आई आरएमएस कैसे फाइंड करेंगे, देखो आई पीक हमें गिवन है कितना, आई पीक है 3, आई पीक है कितना 3, तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा, आई आरएमएस बराबर आई पीक बाय रूट 2 यानी कि 3/√2, तो 3/√2 कितना हो जाएगा, 3/√2 कैलकुलेट कर लो, 3 डिवाइड बाय √2 है ना, 3 डिवाइड बाय √2 हमारा कितना हो जाएगा 2.1213 है ना, 2.1213 एम्पियर की हमारा आई आरएमएस आ जाएगा। फिर हमसे पूछा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स कितनी है, देखो ये हमारा ओमेगा होता है, ये हमारा ओमेगा होता है, तो ओमेगा कितना होता है हमारा 314, और इसका फॉर्मूला होता है 2πf, 2πf यानी कि हमारा, देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 314 को हम कैसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 100 है ना, 3.14 इंटू 100 इंटू 2 इंटू पाई, पाई हमारा क्या होता है 3.14 है ना, इंटू एफ, तो 3.14 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 100 इक्वल्स टू 2f, तो f हमारा कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज, f आ जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज, ठीक है। फिर हमसे पूछा जाएगा कैलकुलेट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है cos phi बराबर r बाय z। अच्छा, लेकिन हमें ना r गिवन है ना हमें इम्पीडेंस पता है, तो हम लोग का cos phi क्या आता है, phi हमारा होता है फेज डिफरेंस, तो यही फेज डिफरेंस ही तुम्हें पता करना है। पावर फैक्टर फेज डिफरेंस हमारा कितना, फेज डिफरेंस π/3 है, तो cos π/3 कितना हो जाएगा, cos π/3 इज cos 60 इज 1/2, तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा पावर फैक्टर, ठीक है। फिर पूछा फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट है ना, फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो z बराबर हमारा कितना आ जाएगा, z हमारा आ जाएगा बेसिकली, z कितना आ जाएगा, z विल बी, हाँ z आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखो z आ जाएगा हमारा क्या, ई आर एम एस नहीं, ई पीक डिवाइड बाय आई पीक है ना, ई पीक डिवाइड बाय आई पीक अगर हम कर देंगे तो हमारा इंपीडेंस आ जाएगा कैसे 5/3, क्योंकि हमारा ई पीक क्या होता है, ई पीक होता है आई पीक इंटू जेड, या फिर ई आर एम एस होता है आई आर एम एस इंटू जेड, तो ई पीक बाय आई पीक कर देंगे तो जेड आ जाएगा, तो हमारा 5/3, 5/3 कितना होता है, 5/3 हमारा होता है 5 डिवाइड बाय 3, ये होता है हमारा कितना 1.667 ओम है ना, तो हम लोगों का इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कितना आ जाएगा 5/3 1.667 ओम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इजी सा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, फिगर बिलो शोज अ मेटालिक रॉड PQ रेस्टिंग ऑन 2 पैरेलल थिक एंड स्मूथ मेटालिक रेल्स CS, एक CS हमारा मेटालिक रेल और DR है ना, RD DR हम लोग का ये क्या है मेटालिक रेल। देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रेल्स, तो हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो इनसाइड में है, मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड है परपेंडिकुलर टू द रेल्स है ना, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये V है वेलोसिटी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया है कि हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड टू द क्लोज सर्किट PQRS से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से कितना फॉर्म, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा B डॉट A है ना, B डॉट A हमारा क्या हो जाएगा, B डॉट A इज बेसिकली हमारा B डॉट A इज बेसिकली एरिया वेक्टर इनटू हमारा ये B हमारा कैसा है इनसाइड है, और एरिया वेक्टर भी क्योंकि हमारा ये प्लेनर है तो एरिया वेक्टर भी इनसाइड मान लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा कितना आ जाएगा B इंटू A सीधे, तो B हमारा कितना है, B हमारा बेसिकली कितना है, B हमारा B ही है, उसको हमारा कुछ हम लोग को गिवन नहीं है, मतलब एज सच क्या गिवन है, B हम लोग को वैल्यू गिवन है कि ये कितना है हमारा B है, ठीक है, हम लोग को वैल्यू गिवन है, और हमारा एरिया कितना हो जाएगा, इस PQRS का एरिया कितना है L इंटू एक्स, तो BLX हमारा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज सर्किट PQRS, ठीक है। फिर हमसे पूछा इफ द रॉड PQ इज मूव्ड ऑन द रेल्स, PQ अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ PQ को हम मूव करेंगे तो हमारा बेसिकली x बढ़ने लगेगा, यानी कि x वैरी करने लगेगा, बेसिकली x हमारा जो है वो टाइम के साथ चेंज होने लगेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा हाउ मच EMF विल बी इंड्यूस्ड इन इट, तो EMF क्या होता है, EMF होता है हमारा बेसिकली -d∅dt होता है, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड होता है हमारा सिर्फ d∅dt है ना, सिर्फ d∅dt, तो हमारा बेसिकली d∅dt कितना आ जाएगा, d∅dt यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, तो BL डिफरेंशिएशन ऑफ BLX
बाय dt। अब हमारा b कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, l क्योंकि p की ये लेंथ तो कांस्टेंट है, हमारा b भी कांस्टेंट है, सिर्फ बचा x, x क्योंकि हमारा बढ़ता जा रहा है तो x हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो एक आ जाएगा bl बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा dx by dt, dx by dt हमारा हो जाएगा वेलोसिटी के बराबर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा blv, blv हमारा बन जाएगा emf के बराबर, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो, ठीक है। फिर हमने पूछा हाउ मच पावर हैज टू बी स्पेंट बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू मेंटेन द मोशन ऑफ द रॉड pq ऑन द रेल्स, तो हम लोगों को पावर कितना स्पेंड करना पड़ेगा, राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ blv एंड रेजिस्टेंस r ऑफ द रॉड pq। अगर pq का रेजिस्टेंस r है तो हमको इसके टर्म्स में, हम लोगों को इसके लिए किसके टर्म्स में आंसर करना है, blv और r के टर्म्स में। तो हम लोगों को पावर पूछी, अच्छा पावर पूछिए तो पावर हम लोग का क्या होता है, पावर होता है बेसिकली आई स्क्वायर इंटू आर। अच्छा पावर हमारा आई स्क्वायर होता है तो हमें ईएमएफ तो पता चल गया, तो हम पहले आई भी निकाल लेते हैं। आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ईएमएफ डिवाइड बाय आर, ईएमएफ डिवाइड बाय आर मतलब बी एल बी डिवाइड बाय आर, कुछ इस तरीके से है ना। ये हमारा हो गया क्या, आर मतलब रेजिस्टेंस, तो आई हमारा हो गया करंट कितना हो गया, बीएलबी डिवाइड बाय आर। अब पी हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा इसका स्क्वायर इंटू आर यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर से एक कट जाएगा तो बन गया क्या, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो हम लोगों ने पावर को किसके फॉर्म में लिख दिया, हमारे बी एल बी और आर के फॉर्म में लिख दिया। यही पूछा था हमसे कि हमारा राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ बी एल बी एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ द रॉड पी क्यू। तो हमसे हाउ मच पावर पूछा था, पावर हमारी कितनी आ रही, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो हमारा पावर इतना आ रहा है, हम लोग का ईएमएफ इतना आ रहा है, हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल या फिर लूप पी क्यू आर एस कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट करते हैं, क्या कहता है, अ चोक कॉइल हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, इट इज कनेक्टेड टू a 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अच्छा हम लोग को L कितना गिवन है, 0.5 हेनरी, अच्छा रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 50 ओम, अच्छा और हम लोग को क्या गिवन है, ERMS कितना गिवन है, ERMS गिवन है हम लोगों को 220 वोल्ट्स है ना, और हम लोग को फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, ओके ठीक है। तो ये सब वैल्यूज गिवन है हम लोगों को। अब क्या पूछा है, सप्लाई अब है ना, तो कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो आरएमएस वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, आई आरएमएस हो जाएगा हमारा बेसिकली ई आर एम एस अपॉन जेड। अच्छा ई आर एम एस अपॉन जेड, जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा होता है बेसिकली, हमें सिर्फ एल दिया है और आर दिया है तो हम लोग एक्सी को छोड़ देंगे, तो हमारे लिए हो जाएगा क्या, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। उसके लिए हमें एक्सएल भी निकालना पड़ेगा, तो एक्सएल हमारे किसके बराबर हो जाएगा, एल ओमेगा, एल ओमेगा यानी कि एल इंटू 2 पाई एफ, है ना, एल इंटू 2 पाई एफ। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, एल हमारा कितना है 0.5 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ हमारा कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये और ये तो हमारा 1 बन जाएगा, 50 इंटू पाई, 50 इंटू पाई हमारा कितना आ जाएगा, 50 इंटू पाई 50, ये हमारा आ जाएगा 157.07, है ना, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली 157.07, है ना, 157.07 क्या आ रहा है, ये ओम्स में, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा एक्सेल आ जाएगा, ठीक है, एक्सेल हमारा 157.07 एक्सेल आ जाएगा। हम जेड निकाल लेंगे, जेड अगर हम निकालेंगे तो जेड हमारा कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर कितना होता है 157.07 इंटू 157.07, है ना, ये होता है हमारा 24670, है ना, 24670 पॉइंट कितना 985, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इज 2500, ठीक है। तो जिस तरीके से इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, इसमें अगर हम प्लस कर दें कितना 2500, है ना, 22170.985, 22170.985 अंडर रूट ऑफ 22170.985, है ना। तो ये हमारा कितना आ रहा है 148.89, तो ये हमारा Z कितना आ रहा है 148.89 ओम्स। अच्छा तो 148.89 ओम्स आ रहा है। ERMS हमें पता है 220 वोल्ट्स है और Z हम लोगों ने निकाल लिया 148.89 ओम्स। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, 220 डिवाइड बाय 148.89, है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.4776, है ना। तो ये हमारा कितना आ रहा है 1.4776 एम्पियर। तो हम लोगों का IRMS फाइनली कितना आ गया 1.4776 एम्पियर, ठीक है। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट। हमारे सप्लाई वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस है। अच्छा सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारा, सप्लाई वोल्टेज है ये 220 वोल्ट और करंट है हमारा ये, तो इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस इज हमारा बेसिकली
फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस इज cos phi। अगर हम लिखें पावर फैक्टर cos phi बराबर r by z, cos phi बराबर r by z, ठीक है। तो हमारा ये r by z कितना आ जाएगा? r 50 है ना, z हमारा 148.89, ठीक है। तो 50 बाय ये निकाल लेते हैं, 50 डिवाइड बाय 148.89, है ना, क्या है 50 डिवाइड बाय 148.89, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया? यहाँ आ गया 0.335, है ना, 0.335। पूछा क्या है हमसे? हमसे फेज डिफरेंस पूछा है ना। व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर पूछा तो पावर फैक्टर इतना हो गया, और फेज डिफरेंस पूछा तो फेज डिफरेंस भी हम बता रहे हैं अभी। फेज डिफरेंस हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा कितना? 5 बराबर cos इनवर्स 0.335, है ना। तो जिस तरीके से cos इनवर्स 0.335, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा cos इनवर्स 0.3। देखो हमारा पावर फैक्टर पूछा था, वो भी हमें बता दिया। cos इनवर्स 0.335 निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा cos इनवर्स 0.335, है ना। तो ये हमारा आ रहा है 70.42, है ना, 70.42 डिग्री, 70.42 डिग्री हमारा क्या आ रहा है? फेज डिफरेंस, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। हम लोगों को IRMS चाहिए था, वो था ERMS अपॉन Z हम लोगों ने कुछ इस तरीके से निकालना है। Z हमारा होता है XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, उसके लिए XL चाहिए, XL के लिए L ओमेगा चाहिए, L ओमेगा के लिए L इंटू 2 पाई f चाहिए। हम लोगों ने लिखना चालू किया, ऐसे लिखा, Z आ गया, फिर उसके बाद Z को इसमें पुट किया तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? फाइनली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, हमारे पास IRMS आ गया। फिर हमें चाहिए पावर फैक्टर और फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? cos phi को R by Z लिख देंगे। R हमारा दिया है और Z हम लोग को निकाल चुके हैं, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पावर फैक्टर आ गया जो भी हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ फेज डिफरेंस आ जाएगा 5 बराबर cos इनवर्स दिस, तो ये हमारा 70.42 डिग्री कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसका और पार्ट भी कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास और पार्ट क्या कहता है? व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर इन 0.02 सेकंड एंड ईएमएफ ऑफ 20 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। फिर से सेम है हमारा E बराबर L di by dt। तो E हमारा कितना है हम लोगों का? 20 वोल्ट। L हम लोग को फाइंड करना है, di by dt यानी कि 10 माइनस 0 बाय कितने टाइम में? 0.2 सेकंड्स में। तो L हमारा कितना आ जाएगा? बेसिकली 20 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 0.2 डिवाइड बाय 10, तो 0 से 0 गया, 2 इंटू 0.2 0.4 हमारा क्या आ जाएगा फाइनली? 0.4 L यानी हेनरी, 0.4 हेनरी हम लोगों का फाइनली क्या आ गया? ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग का ये पार्ट आ गया। अब सेकंड हमसे क्या पूछा है कि एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज शोन बिलो। एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हम लोग को सबसे पहले EP गिवन है। EP कितना गिवन है? ध्यान से देखो डायग्राम में 440 वोल्ट्स, और ES गिवन है हम लोगों को कितना? 44000 वोल्ट्स। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेटेड टर्न्स रेशियो यानी कि NS अपॉन NP। NS अपॉन NP कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा ES अपॉन EP। ES अपॉन EP मतलब ये डिवाइड बाय ये, तो 44000 डिवाइड बाय 440, तो 0 जाएगा, ये से ये जाएगा, है ना, कितना? 100। तो हम लोग का टर्न्स रेशियो कितना आ गया? टर्न्स रेशियो आ गया 100, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताना है विच ऑफ द वाइंडिंग्स, कौन सी वाइंडिंग्स प्राइमरी या सेकेंडरी कैरीज लार्जर करंट, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। इन दोनों में से इसमें या इसमें किसमें ज्यादा करंट होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा इसको हम लिखेंगे क्या? EP IP बराबर ES IS, है ना, क्योंकि हमारा पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, तो हम क्या लिखेंगे इसको? ES अपॉन IP, ES अपॉन EP बराबर IP अपॉन IS, ठीक है। तो ES हमारा कितना है? ES हमारा 44000 अपॉन 440 इक्वल्स टू IP बाय IS, ठीक है। तो ये 100 आ गया। तो हमारा बेसिकली IP कितना आ गया? IP हमारा आ गया 100 IS। इसका मतलब हमारा प्राइमरी करंट जो आ रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग्स में जो करंट आ रहा है वो 100 टाइम्स सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जो करंट आ रहा है उससे 100 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा IP जो है वो IS से पक्की बात है ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोगों ने रीजन कुछ इस तरीके से लिख के बता दिया, IP इज ग्रेटर देन IS, ठीक है, क्योंकि IP हमारा 100 टाइम्स है IS पे, ठीक है। फिर ये हो गया। अब C पार्ट क्या पूछता है? एज एन AC सोर्स जनरेट्स E गिवन बाय, E हमारा कितना गिवन है? E बराबर 311 sin 100 pi t वोल्ट्स, ठीक है। ये हम लोग का गिवन है। कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ द EMF जनरेटेड बाय द सोर्स। RMS वैल्यू ERMS हमारा कितना हो जाएगा? ERMS हमारा 311 जो पीक वैल्यू है डिवाइड बाय √2, 311 डिवाइड बाय √2 कितना हो जाएगा हमारा? 311, है ना, 311 डिवाइड बाय 311 डिवाइड बाय √2, ये हमारा हो जाएगा 219.91, है ना, 219.91,
2191 है ना, इसमें ERMS वोल्ट्स, तो 219.91 वोल्ट्स हम लोग का फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमसे पूछा है गिव एनी वन रीजन व्हाई एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लेस देन 1 क्यों होती है? एडी करंट लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं, बहुत सारे फ्लक्स लॉसेस है ना, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो लॉस वगैरह की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है, एनर्जी लॉस होगी तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो कोई एक भी रीजन पूछा तो लिख दो भाई, कॉपर लॉसेस, एडी करंट लॉसेस है ना, फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लॉसेस, कुछ भी लिख दो है ना, तो हम लोगों को बेसिकली ये एक रीजन पूछा था, एक रीजन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई, है ना, क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई अ ब्लू कलर्ड स्पार्क इज ऑफन सीन इन अ स्विच व्हेन अ सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक आयरन गीजर इज स्विच्ड ऑफ। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन गीजर को जब हम बेसिकली स्विच ऑफ करते हैं तो एक स्पार्क सा दिखता है ना हमारे स्विच के करीब, तो वो क्यों दिखता है ये हमसे पूछा गया है। तो उसका रीजन बेसिकली होता है कि जो ब्लू कलर स्पार्क जो हमें दिखता है वो इस वजह से दिखता है क्योंकि हमारे जो हाई पावर डिवाइसेस होते हैं जैसे गीजर हो गया, आयरन हो गए है ना, गीजर आयरन बहुत हाई पावर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा पावर लेते हैं, तो इनके पास बहुत ही हाई इंडक्टेंस होता है, इनके पास काफी ज्यादा इंडक्टेंस होता है ना, तो जब हम इनको स्विच ऑफ करते हैं तो देयर बहुत एकदम से इनकी क्या हो जाती है, वो गिर जाती है, इनकी एकदम से पावर गिर जाती है, एकदम से पावर गिरती है, इस वजह से व्हेन स्विच्ड ऑफ द सडन इंटरप्शन, तो जो उनका जब पावर एकदम से जब वो बंद कर जाते हैं तो एकदम से उनका वो पावर एकदम से गिर जाती है, इस वजह से रैपिड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, उनमें बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या हो जाता है, हाई वोल्टेज हमारा इंड्यूस हो जाता है ना, बेसिकली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वगैरह से हमारा क्या हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा हाई वोल्टेज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा इंड्यूस हो जाता है, और इस हाई वोल्टेज, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज जो इंड्यूस हो जाता है वो क्या कर देता है, हमारी जो गैप में एयर होती है उस एयर को क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है, और उस एयर को जब आयनाइज कर देता है तो बेसिकली क्या होता है, हमारा क्या वो ब्लू कलर का स्पार्क जैसा दिखता है ना, तो बेसिकली होता है कि जो हाई पावर डिवाइसेस हैं, गीजर, आयरन्स है ना, इनकी हाई इंडक्टेंस होती है, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इनको एकदम से स्विच ऑफ करते हैं तो देयर इज अ वेरी सडन इंटरप्शन व्हिच कॉजेस रैपिड मैग्नेटिक फील्ड चेंज, इसकी वजह से रैपिड मैग्नेटिक फील्ड चेंज आता है, और उस रैपिड मैग्नेटिक फील्ड चेंज आने की वजह से क्या होता है, एक बहुत ही हाई वोल्टेज क्या हो जाता है, हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, और वो हाई वोल्टेज क्या करता है, हमारे एयर को आयनाइज कर देता है, जिस वजह से हमारा ब्लू स्पार्क जो होता है हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एन 80 ओम रेजिस्टर, अच्छा हम लोग का रेजिस्टर कितना है, 80 ओम, अच्छा, और 1 ओम इंडक्टर, L कितना गिवन है, 1 हेनरी सॉरी है ना, और 40 म्यू एफ कैपेसिटर कितना है, 40 म्यू एफ, अच्छा म्यू फैराड, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स, यानी कि ये हम लोग को ERMS कितना गिवन है, ERMS गिवन है 220 वोल्ट्स, ओके, such that the circuit draws the maximum current I max, हम लोग का आई मैक्स जो हो रहा है सर्किट से ड्रॉ किया जा रहा है, करंट मैक्सिमम हमारा तब होता है हमारे किसमें, रेजोनेंस कंडीशन में हमारा करंट जो होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, हमारा करंट रेजोनेंस कंडीशन मैक्सिमम होता है। एट दिस स्टेज कैलकुलेट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोला है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली कंडीशन क्या होती है, एक्सएल बराबर एक्ससी होता है हमारा क्या, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, तो एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा, एक्सएल क्या होता है हमारा एल ओमेगा, और एक्ससी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अच्छा, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को इधर भेज देते ही बन जाएगा क्या, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एलसी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ है ना, तो हम लोग का ये क्या होता है, ये बन जाएगा क्या 2 पाई एफ बराबर 2 पाई एफ नॉट है ना, 1 अपॉन एलसी का अंडर रूट, तो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइनली कितना हो गया, अगर कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन 2 पाई एल हमारा कितना है 1, और हमारा सी कितना है 40 म्यू है, 40 into 10 की पावर 6 का अंडर रूट, 40 into 10 की पावर 6 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा कितना 40 into 10 की पावर 6, तो 4 into 10 की पावर -5 इसका अंडर रूट है ना, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -5 है ना, तो अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -5 हम लोग कर लेंगे, एफ नॉट हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन, देखो 4 का तो अंडर रूट आ जाएगा 2, तो बाहर तो आ जाएगा 4 पाई, और 10 की पावर -5 का कितना हो जाएगा 3.162 इंटू 3.162 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, ये हमारा फाइनली आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 पाई डिवाइड बाय 3.162 इंटू 10 की पावर 3।
ठीक है, तो हम लोगों का ये फाइनली आंसर आ रहा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 25.16 हर्ट्ज, 25.16 हर्ट्ज समथिंग हम लोग की क्या आ जाएगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हम लोग का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गया। अब क्या पूछा है हमसे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सी पूछा है। एक्सी मतलब हमारा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अब हमारा ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये 1/√LC। 1/√LC क्या बन जाएगा हम लोगों का? ये 1/√LC इंटू सी। तो ये हमारा बन जाएगा क्या? 1/√C/L, है ना? अंडर रूट, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर का अंडर रूट, तो सी से सी कट जाएगा एक, तो अंडर√C/L ये ऊपर जाएगा, तो एक्सी हमारा कितना बन जाएगा? L/C का अंडर रूट, L/C का अंडर रूट। अब ये L कितना है हमारा? 1 और C कितना है? 40 इंटू 10⁻⁻5 और इसका अंडर रूट बोला है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1 ये इसी वैल्यू 3.162 है ना, 10⁻⁻6 सॉरी, है ना? तो ये आ जाएगा कितना? 3.162 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाय 3.162 इंटू 10⁻3 है ना, 10⁻⁻3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा फाइनली है 1 डिवाइड बाय 3 क्या है? 162। अच्छा हाँ, तो 0.3162 इंटू 10⁻3, तो 1 2 3, तो 316.25। तो ये हमारा आ रहा है कितना? 316.25 कितना? ओम, है ना? तो हम लोग का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना आ जाएगा? 316.25 ओम्स, है ना? तो 316.25 ओम हमारा क्या आ जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका। ठीक है, तो हम लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमसे और क्या पूछा गया? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस कितना हो जाएगा? Z बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब XL माइनस XC तो जीरो हो जाएगा, क्यों? XL हमारा XC के बराबर है, तो ये जीरो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? R के बराबर आ जाएगा। तो R हमारा कितना है? R हमारा 80 ओम है, तो हम लोग का इंपीडेंस कितना आ जाएगा? 80 ओम। ठीक है, अब हमसे और क्या पूछा है? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? I max हमारा, है ना? I max will be हमारा E max यानी कि I max ऑफ I पीक नहीं है ये, I max मतलब बेसिकली ये हमारा क्या है? ये IRMS का मैक्स है, मतलब IRMS में भी सबसे ज्यादा वैल्यू जो आ सकती है वो, तो ये आ जाएगा हमारा 220 डिवाइड बाय हमारा Z मिनिमम यानी कि 80। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये से ये क्या? 22 डिवाइड बाय 8, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 22 डिवाइड बाय 8, है ना? तो हमारा क्या आंसर आ गया? 2.75 एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है फेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव वोल्टेज। अब फेज डिफरेंस क्या होगा? ध्यान से देखो, हमारा ये अगर जो ये है क्या हमारा फेजर डायग्राम बना है, फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? हमारा R इधर होगा, हमारा XL इधर होगा और हमारा क्या होगा? XC इधर होगा। इसका मतलब R और XC के बीच में 90 डिग्री, है ना? और करंट की डायरेक्शन भी ऐसी होगी, करंट डायरेक्शन भी R के साथ ही होगी ना, तो XC और I के बीच में 90 डिग्री, XL और I के बीच में भी 90 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है? कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव वोल्टेजेस के बीच में, तो हमारा XL भी इधर होगा और हमारा VL भी इधर होगा और VC भी इधर होगा, यानी कि ये हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज है, ये हमारी इंडक्टिव वोल्टेज है। तो इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री जो एंगल बन रहा है किसके बीच में? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो बराबर तभी हो पाएंगे ना। ये XL बराबर XC, तो ये दूसरे को कट कर देंगे, इस वजह से हमारा जो करंट है वो R में आ जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? XL बराबर XC, है ना? ये तो हम लोगों के ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंडीशन तब आ जाएगी ना जब ये दोनों ऐसे हैं, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? साथ ही साथ हमारा ये हो जाएगा कि इनके बीच में जो वो आ रहा है क्या, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये और इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल जो करंट आएगा वो हमारा सिर्फ R के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा फेजर डायग्राम में। तो हमारे पास क्या कह देंगे कि XL और XC के बीच में हमारा कितना बन रहा है? 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है? फिगर बिलो शोज टू मेटालिक रेल्स। ये दो मेटालिक रेल्स हैं CD और GH, है ना? दो मेटालिक रेल्स हैं CD एंड GH केप्ट पैरेलल टू ईच अदर 0.8 मीटर अपार्ट। ये दोनों 0.8 मीटर अपार्ट हमारी ये दोनों रेल्स रखी हुई हैं। ठीक है, अब क्या बोला? दे आर जॉइंट
टू ईच अदर बाय अ रेजिस्टेंस वायर आर, ये दोनों एक दूसरे से एक रेजिस्टेंस वायर आर से जुड़ी हुई हैं, है ना। थिक मेटालिक रॉड पीक्यू रेस्ट ऑन द रेल्स, तो हमारा थिक मेटालिक रॉड है ये पीक्यू, है ना, थिक मेटालिक रॉड है जो हमारा क्या कर रहा है, रेल्स पे रेस्ट कर रहा है। अच्छा, रेल्स पे रेस्ट कर रहा है। अब हमसे और क्या बोला गया है, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B बराबर 0.2T, P बराबर 0.2T हम लोग की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स, जो कि इनसाइड और परपेंडिकुलर है ना, कुछ इस तरीके से। हमारी जो B है ये प्लेन ऑफ द रेल्स का प्लेन कुछ इस तरीके से, और इसका जो B है वो है इनसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, पॉइंटिंग इनटू द पेपर, पॉइंटिंग इनटू द पेपर, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा गया कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड in the rod PQ if it is moved towards right with a constant velocity V बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी V हम लोग को बताया गया है कि V कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड SI यूनिट में, तो क्या आ जाएगा 36 इंटू, अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा गया है, देखो ये राइट में मूव कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है, क्यों राइट में मूव करेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसमें ध्यान से देखो, इसमें अगर देखो ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारा डिनोट कर रहा है कि इनसाइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, थंब की हमारी कहां पे मूव कर रही है, तो हम लोगों का करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होगा, Q से P। इसका मतलब हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, और इसी करंट की इंड्यूस करंट की वैल्यू पूछी है, तो इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंड्यूस करंट हो जाएगा हमारा, इंड्यूस करंट की वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ इंड्यूस, जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा डिवाइड बाय आर। अच्छा, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखो हम लोग को क्या क्या वैल्यू दी है, ईएमएफ इंड्यूस, ये देखो ये हमारा मोशनल ईएमएफ कर रहा है, मोशनल ईएमएफ कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारा, BLB डिवाइड बाय आर। तो B हमारा कितना है, B हमारा 0.2T, हमारा L कितना है, लेंथ बिटवीन ये PQ, ये कितना है 0.8 मीटर, है ना, और हमारा V कितना है, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और R कितना है हमारा 5 है। अच्छा, तो ये बन जाएगा 2। अब हमारे पास ये क्या आ गया, 0.4 इंटू 0.8, 0.4 इंटू 0.8, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 8 4 जा होता 0.4 इंटू 0.8, है ना, तो 8 4 जा होता तो क्या आता 32, लेकिन 0.4 इंटू 0.8 तो 0.32 आ जाएगा, 0.32, है ना, 0.32 एम्पियर, तो 0.32 एम्पियर इज आवर फाइनल आंसर इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया है द रॉड PQ इज नाउ मेड टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने क्या बोला गया कि जो PQ है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, मतलब टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे मोशन कर रही है। अच्छा, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज, यानी कि अब फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, मतलब इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 हर्ट्ज है इसकी वो फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी कि ई मैक्स पूछा गया है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारा, VLV मैक्स। अच्छा, VLV मैक्स किसके केस में, हमारे V मैक्स हमारा है बेसिकली इस केस में जब हमारी ये SHM कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो V मैक्स की वैल्यू SHM में कितनी होती है, V मैक्स की वैल्यू SHM में होती है हमारी ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड, ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई f इनटू एम्पलीट्यूड, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, E मैक्स का ये आ जाएगा VLV कितना आ गया हमारा इनटू 2 पाई f इनटू 8, इसको कैलकुलेट करेंगे, B हमारा कितना है 0.2T, L हमारा कितना है 0.8, 2 इंटू 5 इंटू फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, और एम्पलीट्यूड हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार, है ना। इट इज 0.2 इंटू 0.8 इंटू 2 5 इंटू 3 इंटू 4, है ना, तो ये हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 12.0, क्या आ रहा है कितना, हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 12.0 कितना 637, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 10 टू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दो पीछे 0.1206 पूछा क्या था हमसे, ई मैक्स यानी कि वोल्ट,
तो 0.1206 हमारा वोल्ट क्या आ जाएगा, ई मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट हमारा कितना आ रहा है 0.1206, ठीक है। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट हमारा कितना आ रहा है 0.1206 वोल्ट जब हमारा एसएचएम का काम होगा। एसएचएम यानी वी मैक्स, जब हमारा ओमेगा इंटू ए इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना वी मैक्स का ये होता है। इसके अलावा भी हमारे पास शायद एक्सेलरेशन मैक्स का शायद होता है, क्या होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, भूल गया थोड़ा सा मैं, है ना, एसएचएम वगैरह, तो उसका ये होता है, या फिर पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा, है ना। तो जो भी है फिलहाल ये नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, क्या था, छोड़ो खैर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है, हाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है हमारे एक्सेलरेशन मैक्स का फॉर्मूला, हाँ ये सही है शायद, है ना। शायद छोड़ो, एसएचएम का है वो पार्ट 11 का, फिलहाल वी मैक्स का तो ओमेगा इंटू ए मैक्सिमम वी मैक्स होती है ना। तो यहाँ पर हमने एसएचएम का फॉर्मूला लगा, ई मैक्स पूछा था तो बी तो मैक्सिमम इतना ही नहीं हो सकता, बी तो हमारा इतना ही है, फिक्स्ड है, एल भी हमारा फिक्स्ड है, तो वी मैक्सिमम हो सकता है, वी मैक्सिमम हमारा इतना होता है, तो हमने उसको लिखा ओमेगा इंटू ए, ओमेगा हमारा 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ ए हम लोगों ने लिखा, कैलकुलेट किया, हम लोगों का फाइनल आंसर 0.1206 वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अलग क्वेश्चन करेंगे, बढ़ते हैं अब आगे। हाँ, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज लैमिनेटेड। तो भाई कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर हमेशा इस वजह से लैमिनेटेड होता है टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर को लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन, इसमें बी और टी यानी हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है कुछ इस तरीके से। हमारा ये ग्राफ बना हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, 0 2 4 6 कुछ इस तरीके से, है ना। अब हम लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सिंगल लूप ऑफ वायर, एक सिंगल लूप ऑफ वायर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या बताई गई है 12 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, अच्छा। और रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 8.5 ओम, 8.5 ओम रेजिस्टेंस है। चेंजेस विद टाइम एज शोन इन द ग्राफ बिलो। इसका जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अच्छा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन ऑफ द लूप पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड और 4 से 6 सेकंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमारा बेसिकली E बराबर d∅dt, d∅ पर माइनस d∅dt, है ना, माइनस d∅dt, है ना, साइन भी लगा दे क्योंकि हम लोग का इसमें साइन वगैरह का भी गेम होगा। तो माइनस d∅dt, तो ये हमारा माइनस d∅dt यानी कि फाई हमारा क्या होता है, फाई होता है b इंटू ए माइनस डी b इंटू ए बाय dt, कुछ इस तरीके से। अब हमसे, अब एरिया तो हमारा कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है, हमसे बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इसको हम लिख लेंगे, एरिया को बाहर ले आएंगे माइनस ए, है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस ए dv बाय dt। अच्छा, तो हमारे पास ये बन गया, अब माइनस ए dv बाय dt आ जाएगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर, ठीक है। तो एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, एरिया इसका कितना आ जाएगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया कितना, पाई इंटू 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये हमारा पाई इंटू 144, है ना। तो ये आ गया कितना हमारा 452.389, है ना। एरिया आ गया कितना 452.389, 452.389 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 क्या वो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको दो पीछे ले आएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 4 एरिया बन जाएगा क्या 4.5238 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया हमारा आगे dv बाई dt निकालना है, तो dv बाई dt हमारा स्लोप है। स्लोप है पहले वाले इस पार्ट के लिए 0 से 2 सेकंड के लिए हमारा स्लोप क्या है, स्लोप है हमारा, ध्यान से देखो, इस पार्ट के लिए स्लोप हमारा कितना है, स्लोप है हमारा, ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2,1, तो 2,1 यानी कि हमारा स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0, है ना। 1 माइनस 0 y2 माइनस y1 बराबर डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो हमारा dv बाय dt कितना आ रहा है 0.5। इस पार्ट के लिए स्लोप निकाले तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0। इसका स्लोप 0 आ गया। और इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेसिकली कितना, इसमें हमारा y2 माइनस y1, है ना, 1 माइनस ये इसका y क्या है 1 माइनस 0,
है ना, 1 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 6, है ना। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 1 अपॉन माइनस 2 यानी कि माइनस 0.5, ठीक है। और ये हमारा क्या रहता है, ये आ रहा था प्लस 0.5, ठीक है। तो हमारा बेसिकली अगर हम निकालें 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड के लिए, उसके लिए हमारा क्या आ रहा है, 0 से 2 सेकंड के लिए हमारा आ रहा है -8 dB/dt। dB/dt कितना है, 0.5 अगर हम इसका करेंगे तो इसका 0.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 0.5, है ना। तो दिस इज 226.19, है ना, 2.26। तो ये हमारे आ जाएगा कितना, देखो अगर हम प्लस की बात करें, देखो सबसे पहले माइनस ए, देखो माइनस हमारा पहले से लगा ए इंटू dB/dt, ये प्लस, तो ओवरऑल कैसे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो पहला इसमें हमारा जो आएगा क्या, हमारा ये जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.2619 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट, ठीक है। फिर हमारा 2 से 4 सेकंड के बीच में क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, dB/dt 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। और 4 से 6 सेकंड के बीच में क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस में है। अब माइनस देखो, माइनस इंटू एरिया इंटू ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस में कितना, 2.2619 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे आ गए इन 3 टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने ये निकाल लिया, अब हम फाइंड क्या कर, फाइंड हेल्स प्लॉट द इंड्यूस्ड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को हमको प्लॉट करना है, तो अब हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया। अब हम काम करते हैं, इसमें हम लोग वो भी निकाल लेते हैं, क्या, इसमें करंट अगर निकालें तो इसमें अगर हम करंट निकालें तीनों के लिए करंट कितना आ जाएगा, तीनों के लिए हमारा करंट आ जाएगा। इसको अगर हम इन तीनों को किससे डिवाइड करते हैं, 8.5 से, तो अगर हम इसको 8.5 से डिवाइड कर रहे हैं, किसको 2.2619 डिवाइड बाय 8, है ना। तो ये हमारा कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है बेसिकली 0.2827, है ना। या फिर हम कह सकते हैं 200 डिवाइड बाय 100, 2827, ये हमारा आ जाएगा 28, है ना, 28.27, है ना, 375, है ना। इसमें ये आ जाएगा माइनस में, है ना, माइनस में इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर, इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। हमने दो इसको आगे खसका दिया ना, इसको डिवाइड किया हमने 8.5 से, तीनों को हमने 8.5 से डिवाइड करेंगे, और मैंने क्या किया, दो आगे डेसिमल खसका दिया, ठीक है। तो दो आगे खसका दिए, तो मुझे दो आगे खसकाया, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया और इसको डिवाइड बाय 100 किया, तो 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 100, 10 की पावर -4। अब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 तो 0 ही रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस 28.27375 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि करंट हमारा 0 से 2 के बीच में इतना है, 2 से 4 के बीच में इतना है, 4 से 6 के बीच में इतना है। तो हम ग्राफ बनाएंगे किसका, करंट वर्सेस टाइम का। तो ध्यान से देखो, तो हम करंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे, ये हमारा करंट है, ऐसे ये हमारा टाइम का है पार्ट है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारा वैल्यू है, ये 0 है, और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू हमारी कितनी है, हम लोग को लेनी है +2 + 28.27। देखो ये हमारा आई है किसमें, 10 की पावर -4 में, 10 की पावर -4 एम्पियर, और टी हमारा किसमें है, सेकंड्स में, ओके। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू कौन सी ली है, +28.2735, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू ली है, यहाँ पर हमने ली है -28.2735, है ना। तो पहले 2 सेकंड के लिए हम लोगों को, पहले 2 सेकंड 2, फिर 4 और फिर 6, तो पहले 2 सेकंड के लिए हमारा कैसा है, इस पार्ट पे है, इस पार्ट पे है 2 सेकंड के लिए। फिर कैसा हो गया हमारा, 2 सेकंड के लिए इतने पार्ट पे, फिर हमारा एकदम से 0 हो गया, एकदम से 0 हो गया, इतने पार्ट पे है, और फिर एकदम से हमारा यहाँ तक चला गया, और फिर इतने पार्ट के लिए इतना है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 0 से 2 के बीच में इतना, ये, फिर 2 से 4 के बीच में ये हमारा क्या है, 2 है, 2 से 4 के बीच में 0 है, और फिर हमारा 4 से 6 के बीच में पॉजिटिव यहाँ पे है ना, ऐसे कांस्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से हमारा करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट हमारे आई इसमें इसमें ये और करके एक और ग्राफ गिवन है, और में मतलब एक और क्वेश्चन है क्या, आई नॉट वर्सेस एफ। आई नॉट यानी कि हमारा ये मैक्सिमम करंट का ग्राफ है, ये हमारी क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, और ये हमारा आई और एफ के बीच में ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, मतलब करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अच्छा, तो अब इसमें क्या गिवन है कि 3 स्टूडेंट्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड तीन स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडीइंग द वेरिएशन ऑफ एसी विद फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने एसी विद फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर सर्किट में स्टडी करने के लिए ग्राफ वगैरह बनाए, और उन्होंने ग्राफ ऐसे निकाला। उन्होंने क्या यूज किया कि एसी सोर्स ऑफ द सेम ईएमएफ। इन लोगों ने अज्यूम किया कि ईएमएफ कैसा है तीनों के लिए, ईएमएफ कैसा है सेम है, ईएमएफ कैसा है, ईएमएफ इज सेम, है ना। तीनों ने सेम ईएमएफ लिया, ठीक है, और इंडक्टेंस ऑफ द सेम वैल्यू, और इन तीनों ने इंडक्टेंस भी एल भी कैसा लिया, सेम लिया। अच्छा, इंडक्टेंस भी सेम लिया और हम लोगों का ईएमएफ भी सेम लिया। अब बात आती है कि हु यूज मिनिमम रेजिस्टेंस, इन तीनों में से मिनिमम रेजिस्टेंस किसने यूज किया। मिनिमम रेजिस्टेंस वो यूज करेगा, देखो हमारा फॉर्मूला ध्यान से देखो, हमारा अगर देखो ईएमएफ सेम है तीनों का, ईएमएफ सेम है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कैसे, आई बराबर क्या आ जाएगा, आई नॉट बराबर हो जाएगा हमारा बेसिकली, आई नॉट क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइड बाय आर। अच्छा, अब आर मिनिमम किसका होगा, आर मिनिमम उसका होगा जिसका आई नॉट किसका होगा, मैक्सिमम। तो आर हमसे पूछा गया है कि मिनिमम रेजिस्टेंस किसने यूज किया, तो आर उसका मिनिमम होगा, क्योंकि ईएमएफ तो तीनों का सेम है, तीनों ने सेम लिया, तो आर उसका मिनिमम होगा जिसका आई नॉट मैक्सिमम होगा। तो आई नॉट किसका मैक्सिमम है, तो एक्स का, तो स्टूडेंट एक्स का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट एक्स का बेसिकली हमारा हो जाएगा कि मिनिमम रेजिस्टेंस, तो एक्स ने बेसिकली हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। फिर इन विच केस विल द क्वालिटी क्यू फैक्टर विल बी मैक्सिमम, तो क्यू फैक्टर वो मैक्सिमम होता है जो शार्प ज्यादा होता है। ध्यान से देखो, ये हमारा शार्प नहीं है, ये उससे थोड़ा शार्प है, लेकिन सबसे ज्यादा शार्प ये है, शार्पनेस बढ़ती है, मतलब जो ऐसे पॉइंटेड होता है, इसमें पॉइंटनेस कम है, इसमें उससे थोड़ी सी ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा पॉइंटनेस है। तो क्यू फैक्टर एक्स का ही ज्यादा है, क्यू फैक्टर क्या है, एक्स स्टूडेंट का ही हमारा ज्यादा है, क्यू फैक्टर एक्स वाले स्टूडेंट का ही ज्यादा है, ठीक है। फिर हमसे पूछा है व्हाट डिड द स्टूडेंट्स conclude about the nature of impedance at resonant frequency f naught। तो अगर nature of frequency मतलब सॉरी पूछा क्या है, impedance के बारे में f naught पे क्या बता सकते हैं, हमारा f naught क्या है, resonant frequency। देखो f naught अगर resonant frequency है, देखो हमसे बताया क्या, EMF सेम लिया है, L सेम लिया है, अगर L सेम है और XL बराबर XC भी होगा, क्यों XL बराबर XC होगा, XL बराबर XC है क्योंकि हमारा बेसिकली ये रेजोनेंस कंडीशन है F नॉट पे। अच्छा, तो हमारी XL बराबर XC है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमेगा उसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा हमारा 1/√LC के बराबर। अच्छा, तो हमसे बोला गया है तीनों ने फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो सेम यूज कर, तीनों की इस पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि तीनों का एफ डब्ल्यू सेम है, यानी डब्ल्यू कह रहा हूँ सॉरी, ओमेगा सेम है तीनों का, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तीनों की इस पॉइंट पे सेम है। अच्छा, तीनों का ओमेगा सेम है, तीनों ने सेम एल लिया है, तो इसका मतलब सी भी तो तीनों का सेम ही होगा, इसका मतलब सी भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, तीनों का सेम होगा। अच्छा, तो तीनों का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सी भी सेम होगा, इसका मतलब एक्सएल बाय एक्ससी तक सबका हो जाएगा साथ ही साथ, है ना। अब इसमें पूछा गया है कि इंपेडेंस क्या होगा, इसमें पूछा है कि नेचर ऑफ इंपेडेंस क्या होगा, तो नेचर ऑफ इंपेडेंस होगा बेसिकली जेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो जाएगा, देखो एक्सएल माइनस एक्ससी 0 हो जाएगा रेजोनेंट कंडीशन पे, तो ये हमारा क्या बचेगा, ये सब बचेगा आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आर, तो जेड हमारा आर के बराबर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो नेचर ऑफ इंपेडेंस है वो हमारा रेजिस्टिव है, हमारा नेचर ऑफ इंपेडेंस कैसा है, रेजिस्टिव नेचर ऑफ इंपेडेंस, ठीक है, रेजिस्टिव नेचर है हमारे किसका, इंपेडेंस का, ठीक है, रेजिस्टिव नेचर, क्योंकि हमारा सिर्फ आर है, ठीक है। फिर हमसे पूछा है एन आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 volts 50 hertz and 220 volts 100 hertz supply, find the ratio of current flowing through it in the two cases। अच्छा, तो हम लोगों से बोला गया कि आइडियल कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के सप्लाई में और 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज के सप्लाई में, तो हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ करंट कितना आ जाएगा फ्लोइंग थ्रू इट इन द टू केसेस। अच्छा, तो हमसे अब ये पूछा गया, अब इसको बताते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि आइडियल कैपेसिटर है अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसका मतलब हम क्या करते हैं, और हमसे करंट का रेशियो पूछा गया, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट हम लोग का ध्यान से देखो, हमारे सिर्फ इसकी बात करी गई है, हमारे सिर्फ कैपेसिटर की बात करी गई है, तो कैपेसिटर के केस में हमारा करंट कितना हो जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर की बात करी गई है तो वो हो जाएगा V/XC, है ना, जितना भी हमारा EMF है डिवाइड बाय XC। अच्छा, अब XC हमारा किसके बराबर होता है, XC हमारा होता है 1/ωc, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा हमारा V into ओमेगा सी। अच्छा, क्योंकि हमारा XC होता है 1/ωc, तो ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई हमारा फाइनली ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf, तो ये हमारा बन जाएगा 2πf
वी सी। अच्छा, कुछ इस तरीके से ये हमारा आई का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमारा बेसिकली रेशियो पूछा है, तो I1 बाय I2 क्या हो जाएगा? अब I1 बाय I2 में हम लोग लिखेंगे 2 पाई F1 V1 C1 डिवाइड बाय 2 पाई, है ना, F2 V2 C2। अब हमसे बताया क्या है कि हम लोगों ने क्या लिया, आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट्स, है ना, 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट्स 100 हर्ट्ज। इसका मतलब दोनों में सेम वोल्टेज है, तो V1 V2 कट जाएगा। अब देखो 2 पाई तो कट ही जाएगा। अब हम लोगों ने आइडियल कैपेसिटर लिया, आइडियल कैपेसिटर यानी कि दोनों में हम लोगों ने सेम ही कैपेसिटर लिया है, तो हम लोगों ने ये दोनों भी कट जाएगा, C1 C2 भी कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, I1 बाय I2 बराबर क्या बचा हमारे पास, F1 बाय F2। अच्छा, तो F1 हमारा पहले केस में कितना है, 50 हर्ट्ज के लिए हमारा 50 है, और नीचे कितना है हमारा 100 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ करंट, तो रेशियो ऑफ करंट हमारा कितना आ जाएगा, I1:I2 हमारा आ जाएगा कितना, 1:2। तो I1:I2 हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, 1:2। तो 1:2 इज आवर रेशियो, ठीक है, किसका, हमारे करंट का। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमसे सिर्फ कैपेसिटर के बारे में पूछा था ना, हमने पूरे इसके बारे में, सर्किट के बारे में नहीं पूछा, हमसे सिर्फ कैपेसिटर के बारे में पूछा। तो कैपेसिटर के बारे में पूछा तो हम क्या करेंगे, I बराबर V बाय XC, है ना, V बाय R मतलब जो हमारा ओम में होता है ना, इसका यूनिट होता है ओम। तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस की तरह क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो V यानी कि EMF डिवाइड बाय हमारा क्या, हमारा जो भी ये ओम का यूनिट वाला क्या है, हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये आ जाएगा कितना, अब XC किसके बराबर होता है, 1/ωc। तो इसको हमने ओमेगा सी को ऊपर भेज दिया। तो ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf। तो 2πf VC I1 बाय I2 लिखा। अब हमारा क्योंकि दोनों 220 वोल्ट के, तो V1 V2 कट जाएगा, दोनों आइडियल कैपेसिटर में, तो C1 C2 भी कट जाएगा, 2π कांस्टेंट है वो कट जाएगा। तो I1 बाय I2 आ गया F1 बाय F2 के बराबर। अब F1 हमारा 50 हर्ट्ज, F2 हमारा 100 हर्ट्ज। तो हमारा I1 रेशियो I2 कितना आ गया, 1:2। तो हम लोग का ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट वन मेथड टू मिनिमाइज फ्लक्स लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर। एक मेथड बताना है हम लोगों को, फ्लक्स लॉस को क्या करना है ट्रांसफॉर्मर में मिनिमाइज करने के लिए। तो मेथड हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स क्लोज टुगेदर। हम क्या करें, जितने भी प्राइमरी कॉइल्स हैं ट्रांसफॉर्मर की, और हमारी सेकेंडरी कॉइल्स हैं, उसको हम क्या करें, क्लोज वाइंड करते हैं, मतलब बहुत पास रखते हैं ना, बहुत दूर ना रखें। तो हमारा बेसिकली फ्लक्स लॉस जो होगा बहुत कम होगा, है ना। तो वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स क्लोज टुगेदर एंड बाय यूजिंग अ कोर विद हाई परमेबिलिटी। तो हम कौन सा कोर यूज करें, कोर हम बेसिकली यूज करें ट्रांसफॉर्मर का हाई परमेबिलिटी, ताकि हमारा जो भी हो कि मतलब अच्छे से जो भी फ्लक्स हो उसमें एंटर कर पाए अच्छे से, ठीक है। हाईली परमिएबल जो है ना, हाई परमेबिलिटी का क्या, हाई परमिएबिलिटी, ठीक है। तो हमारा ये इसको क्या कर सकते हैं, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स जो होनी चाहिए उनको हम क्लोज वाइंडिंग कर दें, एंड हम लोग उनका जो वो भी हो क्या, कोर जो ले सके, कोर हम हाई परमिएबिलिटी का ले लें ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। तो इससे हमारा फ्लक्स लॉस जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि 15 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और करके है। देखो और करके फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, E बराबर हम लिखते हैं क्या, E बराबर -L di/dt, है ना, पूरा साइन के साथ अगर हम लिखें -L di/dt, तो हमारा L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा हमारा -E/di/dt। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारा बेसिकली L की या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी कि इट इज द इंडक्टेंस, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस it is the inductance which is numerically equal to the EMF, which is numerically equal to the EMF of क्या, EMF हम लोग को जितना वो किया गया है ना, एक सेकंड। हाँ, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू the EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is unity, अगर हम इसको 1 ले ले, तो L किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर, माइनस E ले लो, है ना। ये तो साइन ही हम लोग, साइन तो हमारे सिर्फ डायरेक्शन वगैरह बताता है सिर्फ, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि L किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम इसको यूनिटी ले लें, या फिर हम कह सकते हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF induced in the coil when the rate of change of current in the coil is unity। अगर ये हमारा यूनिटी हो या फिर 1 हो, ठीक है। तो हमारा L जो हो गया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसके बराबर आ जाएगा EMF induced in the coil, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, कंसीडर एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 200 बाय पाई हर्ट्ज, है ना, 200 बाय पाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है।
अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल, इसको कॉइल के अक्रॉस लगाया गया है, और ईच वैल्यू ऑफ वी आई इन द टेबुलेशन इवैल्यूएट इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो हमें क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। अच्छा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल और एल निकालना है हम लोग को, वोल्ट और करंट दिया है, ठीक है। तो हम लोग को ये दिया हुआ है, अब हम क्या करते हैं, निकालना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा ये क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट हमारा होता है बेसिकली V बाय एक्सएल। तो हमारा एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा हमारा V बाय आई। तो V बाय आई यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.5 डिवाइड बाय 0.5, एक्सएल हमारा कितना आ जाएगा 6, है ना, 3 डिवाइड बाय 0.5 हमारा आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा हमारा कितना, 6 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा 6, और 9 डिवाइड बाय 1.5, 9 डिवाइड बाय 1.5 हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, है ना, ये भी हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 डिवाइड बाय 1.5 ये भी 6 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस विल बी कितना आ जाएगा हमारा, सेल्फ इंडक्टेंस तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, हमारा एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्सएल होता है हमारा एल ओमेगा। अच्छा, एल ओमेगा, तो हम लोग का ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ। आप ध्यान से देखो, एक्सएल हमारा कितना आ जाएगा, एल इंटू 2 पाई एफ यानी कि 2 पाई इंटू एफ कितना है हमारा, इंटू 200 बाई पाई, 200 बाई पाई, तो पाई से पाई कटेगा, 2 इंटू 200 400, तो एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा 400 एल। तो हमारा एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा एक्सएल बाय 400, यानी कि हमारा तीनों की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, एक्सएल बाय 400। तो 6 बाय 400 कितना होगा, 6 बाय 400 विल बी 6 बाय 400, तो 6 बाय 400 विल बी कितना, देखो 6 बाय 4 इज कितना 1.5 और उसके भी दो पहले, तो 0.015, है ना, तो उसका वैल्यू आ गई इंडक्टेंस की 0.015। अब इसको भी हम करेंगे 6 बाय 400, ये भी 0.015 आ जाएगा, और ये भी हमारा 0.015 ही आ जाएगा। तो तीनों की सेम वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि एक्सएल बराबर एल इंटू ओमेगा होता है, ओमेगा यानी 2 पाई एफ, ठीक है। फिर हमसे पूछा है इफ अ डीसी सोर्स बी कनेक्टेड टू द सेम कॉइल, अगर इसी सेम कॉइल से हम डीसी सोर्स कनेक्ट कर दें तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल की वैल्यू क्या होगी। अब देखो डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है 0। अगर डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है 0, तो हमसे एक्सएल की वैल्यू पूछी है डीसी सोर्स में, तो डीसी सोर्स में अगर हम फ्रीक्वेंसी होगा 0, तो एक्सएल हमारा क्या होता है, एक्सएल होता है हमारा 2 पाई एफ इंटू एल। अगर एफ हमारा 0 हो जाएगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे डीसी सोर्स में इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा एफ 0 है, तो हमारा 2 पाई एफ इंटू एल, है ना, ओमेगा इंटू एल, तो एफ हमारा 0 हो जाएगा, तो एक्सएल 0 हो जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डीसी सोर्स में हमारा बेसिकली फ्रीक्वेंसी 0, इस वजह से हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद और करके हम लोगों का एक और पार्ट दिया है, वही वाला XYZ स्टूडेंट वाला, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इसी के साथ हमारा ये वाला जो सेशन है वो हो जाता है खत्म, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चला जाएगा।